हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और ये जो वीडियो फोकस करेगा ये आपके चैप्टर नंबर 5 यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे फोकस करेगा। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि भैया हमारा एक्सरसाइज 5.2 को कैसे सॉल्व किया जाता है। जी हाँ, इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर क्लास 11th के मैथ्स के बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना दिए हैं। आई होप आप लोगों ने उन सारी वीडियोस को देखा होगा और कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करिएगा और आपके सामने पूरी क्लास 11th की मैथ्स की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जो भी वीडियो आपने नहीं देखी आप उसको देख लीजिएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके, ये मेरी आपको पर्सनल गारंटी है। बाकी आप ये बात तो जानते ही होंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और न ही किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किन किन तरीकों से हम उनको सॉल्व करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइज 1 to 2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों ही क्वेश्चंस में आपको बताना है कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना है और आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कितना है। तो चलिए मॉडुलस निकालने से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है -1 माइनस आयोटा √3। बच्चों सबसे बेसिक स्टेप ये रहता है कि आप इसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट निकाल लें और वो निकालने के लिए आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये -1 जो है ब्रैकेट में चला गया, यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बीच में प्लस आएगा और आयोटा तो यहां पे रहेगा, पर ये जो माइनस साइन है किसके साथ चला जाएगा, ये √3 के साथ चला जाएगा। अब इसको अगर हम कंपेयर कर लेंगे a प्लस आयोटा b से तो हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू आ चुकी है -1 और b की वैल्यू आ चुकी है आपके पास -√3। यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो हमारे रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के वो है -1 और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है हमारे पास -√3। बहुत बढ़िया। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गया। हम जानते हैं मॉडुलस निकालने का क्या तरीका होता है। मॉडुलस को ऐसे दिखाते हैं और तरीका यह होता है कि आप उसके रियल पार्ट का होल स्क्वायर कर दें और आप उसके इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर कर दें। अब देखिए जरा आपका रियल पार्ट क्या है। भाई आपका रियल पार्ट जो है, आपका नहीं क्वेश्चन का, वो है -1, यानी कि यहां पे -1 का होल स्क्वायर होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -√3 है, तो यहां पे -√3 का होल स्क्वायर होगा। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम जानते हैं कि नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो हमें +1 मिलेगा। यहां पे नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन हटा दो, √3 का होल स्क्वायर आपको 3 मिलता है। ये इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को होगी ही। और 3 + 1 होता है आपके पास 4, तो जब 4 का मॉडुलस निकालोगे तो आपको मिलेगा 2। और आप सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर -2 आप नहीं लिखेंगे बिकॉज मॉडुलस हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देता है। लीजिए मॉडुलस हमने निकाल दिया। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मॉडुलस को स्मॉल r की मदद से भी दिखाया जाता है, ठीक है, पोलर फॉर्म के लिए। बाकी मॉडुलस तो निकल गया, अब हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैसे निकाले, चलो आओ उस पर डिस्कशन करते हैं। भाई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कुछ इस प्रकार से है। अब वो तो है, आर्ग्यूमेंट निकालने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं tan अल्फा बराबर, यहां पे मॉड लगाते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए और नीचे भी हम मॉड लगाते हैं लेकिन हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीज तो आप लोग को याद होगी कि जैसे ही ये अल्फा अपना आर्गुमेंट नहीं है बच्चों, ये तरीका है आर्गुमेंट निकालने का और ये उसका पहला स्टेप है कि आप tan अल्फा लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दोनों का मॉडुलस। यहां पे मॉडुलस का रोल क्या होता है, यहां पे जो इस मॉडुलस साइन का है इसका रोल ये होता है कि अंदर जो भी चीज आए उसको पॉजिटिव में बदल दो। अगर नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव में बदल दो और अगर पॉजिटिव आए तो उसको पॉजिटिव ही रहने दो, उसको नेगेटिव में नहीं बदलते। चलो तो यहां पे हम लिखेंगे, अभी ये आर्गुमेंट नहीं निकलेगा बच्चों, यहां से हमें अल्फा निकलेगा। आर्गुमेंट निकालने का तरीका दूसरा है, वो अभी डिस्कस करेंगे। यहां पे हम बच्चों इमेजिनरी पार्ट को देखते हैं। हमारा इमेजिनरी पार्ट है -√3, तो यहां पे हम मॉडुलस के अंदर -√3 रख देंगे। फिर हम देखते हैं रियल पार्ट है -1, तो हम मॉडुलस के अंदर यहां पे जो है
-1 रख देंगे। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो LHS में है tan अल्फा। अच्छा, मॉडुलस का क्या काम बताया था मैंने, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो -√3 को ये क्या बना देगा, +√3 बना देगा। -1 को क्या बना देगा, +1 बना देगा। बच्चों डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी क्या ही टेंशन लेना, उस 1 को हटा दो। यानी कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, tan अल्फा की वैल्यू तो √3 आ चुकी है। यहां से आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आर्गुमेंट नहीं आएगा। ठीक है, सुनो अब अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करें। भैया tan हमें कब √3 देता है, तो आप बोलेंगे कि सर हमें tan जो है 60 डिग्री पे √3 देता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि अल्फा कितना हमें मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। पर बच्चों ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब आएगा हमारे क्वेश्चन का स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम सवाल पूछते हैं खुद से कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आखिर कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब ये कैसे जज करें कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो उसके लिए हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखते हैं। अगर आप इस केस में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे तो रियल पार्ट कितना आ रहा है भाई, -1 आ रहा है ना। तो लिखो जरा यहां पे रियल पार्ट आ रहा है -1, और वहीं पे अगर आप इमेजिनरी पार्ट देखेंगे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कितना आ रहा है, -√3 आ रहा है। बच्चों वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उनके साइन, कि आपका जो रियल पार्ट है उसका साइन क्या है, नेगेटिव है। आपका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या है, नेगेटिव है। अगर आपको क्वाड्रेंट्स का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीजें पॉजिटिव रहती है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव रहता है, y पॉजिटिव रहता है। x मतलब रियल पार्ट, y मतलब इमेजिनरी पार्ट। और थर्ड क्वाड्रेंट में रियल भी नेगेटिव, इमेजिनरी भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका रियल पॉजिटिव, इमेजिनरी नेगेटिव। तो आप यहां पे खुद देख के बताइए मुझे कि कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, क्योंकि रियल और इमेजिनरी दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब बात चल रही है थर्ड क्वाड्रेंट की। कौन से क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की। और क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होगा या एम्पलीट्यूड यानी कि जो थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया था मैंने डेफिनेशन, सर आपने बताया था कि अल्फा में से पाई को घटा दो। अल्फा में से किसको घटा दो, पाई को घटा दो, तब आपको आर्ग्यूमेंट मिल जाता है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ये फॉर्मूलेज मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूं, नहीं आप लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं तो मैंने देखने का तरीका बता दिया है। बाकी ये वीडियो जब आप थ्रू आउट देखोगे तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए इधर हमने अल्फा की वैल्यू, अरे ये 60 डिग्री में निकाल लिया हमने, हमें डिग्रीज में नहीं चाहिए होता है बच्चों, याद रखिएगा हमेशा इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 60 डिग्री एक्चुअली π/3 है, तो अल्फा की वैल्यू हमने कितने निकाल ली, π/3। यानी कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो एक्चुअली π/3 में से हमें पाई घटाने पे मिलेगा। तो आप π/3 में से पाई घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, मैं एलसीएम ले के दिखाऊं क्या, चलो पाई को π/1 लिख दो, एलसीएम ले लो यहां पे, तो 3 और 1 डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। क्या यार तुम्हारे लिए मैं एलसीएम लेने बैठूंगा अब इतने बड़े बच्चों के लिए। तो जो आर्गुमेंट आ जाएगा बच्चों आ जाएगा -2π/3। कितना आ जाएगा, -2π/3। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि एलसीएम लेना सीख लीजिए। यहां पे सब्सट्रैक्शन में एलसीएम लगेगा और फिर आंसर जो है -2π/3 आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है बच्चों आर्ग्यूमेंट निकालने का जब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है। पहले तो मॉडुलस निकालना पड़ेगा आपको, मॉडुलस बहुत आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए 2 स्टेप्स फॉलो करिए। पहले स्टेप में आप tan अल्फा लगा के ये फॉर्मूला लिखिए। यहां पे जो मॉडुलस है इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझिएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। वहां पे अल्फा मिलेगा, अल्फा हमेशा रेडियंस में ऑब्टेन करिएगा। जब एक बार अल्फा मिल गया तो आप खुद से सवाल पूछिए कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। क्योंकि यहां पे रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव था तो इस रूल के हिसाब से हमारे वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये फॉर्मूला मैंने आर्गुमेंट के लिए बताया था, अल्फा माइनस पाई। सब बेसिक चीज है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेप पे कंफ्यूजन होगा। चलिए लिखने का मौका दे देता हूं, पहले इन सारी चीजों को लिख ले लीजिए। लिख लिया है तो मैं हटा देता हूं, फिर यहां पे आके आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो ये पहला क्वेश्चन तो हमने निपटा लिया। अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें भी हमें यही काम करना है। अब यहां पे देखते हैं फटाफट कि हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए क्या करेंगे हम सवाल में, वापस से पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, वो हमारे पास है -√3
प्लस आयोटा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब सुनिए, आप इसको ऐसा लिख दीजिए, ऐसा कैसा, ये -√3 को एक बक्से में बंद कर दीजिए, आयोटा को अकेला मत छोड़िए, इसको 1 आयोटा लिख दीजिए, जिससे हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, हम इसको a प्लस बी आयोटा से कंपेयर करेंगे, तो वहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -√3 और वहीं से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 1। यानी कि सीखने को हमें यह मिला कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो हमारे पास -√3 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास कितना है, 1 है। तो लीजिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गया। एक बार रियल और इमेजिनरी पार्ट आ चुका है तो मॉडुलस निकालना तो बहुत ही आसान काम हो गया। क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले आप करते हैं रियल पार्ट का क्या, आप रियल पार्ट का होल स्क्वायर करते हैं और फिर क्या करते हैं आप, फिर आप उसके इमेजिनरी पार्ट का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, ऐड करके अंडर रूट ले लेते हैं। क्या है आपके पास रियल पार्ट, जल्दी बताइए मुझे। आपका जो रियल पार्ट है, क्योंकि वो -√3 है तो यहां पे आप -√3 का होल स्क्वायर करेंगे। क्या है आपके पास इमेजिनरी पार्ट, 1 है, तो यहां पे आप 1 का होल स्क्वायर करेंगे। अगले स्टेप में जब आप बढ़ोगे तो -√3, जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस तो बचेगा नहीं, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, आप ऐड कर दोगे तो 3 + 1 बनेगा 4। अब 4 का मॉडुलस क्या होगा, 2 होगा। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव होता है, क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडुलस हम स्मॉल r से भी दिखाते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि स्मॉल r कितना हो गया, 2 हो गया। ये आदत रखो, पोलर फॉर्म में काम आता है। तो मॉडुलस तो निकल गया, अब आर्गुमेंट निकाल लेते हैं। चलिए, आर्गुमेंट निकालने के 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप में, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, कि आप लिखेंगे tan अल्फा, ये अल्फा आर्गुमेंट नहीं है, पर tan अल्फा हमें निकालने की जरूरत है, वो होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। और आप जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट क्या है और रियल पार्ट क्या है, और मॉडुलस भी हमें लेना है। चलिए, तो जल्दी से फटाफट हम इमेजिनरी पार्ट को यहां पे इनपुट कर देते हैं। क्या है इमेजिनरी पार्ट, 1 है, तो यहां पे हम डाल देंगे 1 का मॉडुलस, और नीचे क्या है आपके पास रियल पार्ट, वो -√3 है, तो यहां पे हम डाल देंगे -√3 का मॉडुलस। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव डालिएगा, और क्योंकि मॉडुलस का काम है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना, तो 1 तो पॉजिटिव है तो 1 तो 1 रहेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट कर देना, तो ये जो -√3 है ये +√3 बन जाएगा। इसके आगे आपको नॉलेज है कि अल्फा आपको फाइंड करना पड़ेगा। भैया किस अल्फा पे हमें 1/√3 देता है tan, तो आप बोलेंगे कि सर जब हम इस्तेमाल करते हैं 30 डिग्री, पर डिग्रीज में ना सर, रेडियन में, यानी कि जब आप इस्तेमाल करते हैं π/6, तो आप लिखेंगे tan अल्फा बराबर tan π/6, बिकॉज tan π/6 इज 1/√3। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि अल्फा की वैल्यू जो है आपको मिल चुकी है π/6। लीजिए, आपने यहां पे अल्फा की वैल्यू तो निकाल ली, पर ये पहला स्टेप है, आर्गुमेंट ये नहीं है। अब आते हैं आप स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, तो स्टेप 2 में आप स्वयं यानी कि खुद से सवाल पूछते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली किस क्वाड्रेंट में है। तो उसके लिए आप लिखेंगे यहां पर रियल पार्ट। रियल पार्ट जल्दी बता दीजिए मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रियल पार्ट जितना मुझे याद है -√3 था, और अगर आपको चेक करना पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास 1 था। रियल पार्ट क्योंकि -√3 है, यानी कि रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो मतलब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे कि कब नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव रहता है। तो आप देख सकते हैं रियल पार्ट, आगे वाला रियल पार्ट होता है, पीछे वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट है नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर गया सेकंड क्वाड्रेंट में। और क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम जानते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा, यानी कि जो थीटा होगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है π-अल्फा। सिखाया था मैंने, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपके पास पाई तो बच्चों पाई है, अल्फा कितना है जल्दी बता दो, अल्फा आपके पास π/6 है। अब पाई में से π/6 को घटाओगे एलसीएम लेके, तो आपको मिलेगा 5π/6। सब्सट्रैक्शन का काम तो मैं आप पे छोड़ ही सकता हूं। लीजिए, हमने आर्गुमेंट भी निकाल दिया। तो जो उन्होंने 2 काम बोले थे मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के, वो दोनों काम हमने बड़े ही आसान तरीके से कर दिए। चलिए लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं कि सारी चीजें आपके सामने हो जाए। इसके बाद यहां पे भी जरा आके इसको भी लिख लीजिए, जिससे आपके सारे चीजें आ जाए कॉपी में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में तो बच्चों हमने जो 2 पार्ट्स थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, इसमें तो हमने सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाला, मॉडुलस निकाला। अब जो अगला क्वेश्चन आता है, यहां पे थर्ड से लेकर हर एक क्वेश्चन में बच्चों हमें
कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। यानी कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चेक कर लें कैसे करते हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। आ जाइए, देखिए अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हर एक क्वेश्चन में आपको मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा और आपको उसका आर्ग्यूमेंट भी निकालना पड़ेगा, तभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी कि भले ही ये क्वेश्चन अलग आ गया हो लेकिन अभी भी स्टेप सेम रहेंगे कि मॉडुलस निकालिए, आर्ग्यूमेंट निकालिए और फिर आप उसको फाइनली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम ये वाला। यहां पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, ये है 1 माइनस आयोटा। अब सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमने 1 को बक्से में ऐसे बंद कर दिया, बीच में हमने प्लस साइन लिख दिया, यहां पे हमने -1 आयोटा लिख दिया। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसको कंपेयर कर लो आप a प्लस बी आयोटा से। तो जैसे ही आपने कंपेयर किया तो आपको पता चला कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1 है। यानी कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो आ चुका है 1 और आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ चुका है आपके पास -1। एक बार जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गया, मैंने क्या बोला, भले ही आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है पर पहले तो मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। अगर आप इसका मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और फिर जो है आप इमेजिनरी पार्ट का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या हमारे पास रियल पार्ट नोन है, ये रहा रियल पार्ट 1 है, यानी कि हम यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर करेंगे। क्या हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नोन है, हाँ नोन है, तो हम यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर करेंगे। जब इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हमें 1 मिलेगा, -1 का होल स्क्वायर भी हमें 1 मिलेगा। हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये हमें √2 मिल जाएगा। यानी कि मॉडुलस हमें मिल चुका है √2। चाहो तो इसको स्मॉल, चाहो क्या लिख ही दो, आप इसको स्मॉल r से दिखाइए, मॉडुलस को स्मॉल r से दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बढ़िया, या आपने r लिख दिया, ठीक है, यानी मॉडुलस लिख दिया। ये सब हो गया तो अब जरा आर्गुमेंट पे मेहनत कर लेते हैं। आर्गुमेंट के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में आप लिखते हैं tan अल्फा बराबर मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट। आई होप ये चीज आप लोग को याद होगी। अब एक बात बताओ, इधर मॉडुलस का रोल मालूम है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो यहां पे -1 का मॉडुलस निकालोगे। रियल पार्ट 1 है तो यहां पे आप +1 का मॉडुलस निकालोगे। एज वी नो दैट -1 का जब मॉडुलस करेंगे तो हमें +1 मिलेगा, नेगेटिव कन्वर्ट हो चुका है पॉजिटिव में, और 1 का मॉडुलस निकालेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा। 1/1 भी हम जानते हैं हमें कितना मिलता है, हमें 1 मिलता है। यानी कि हम यहां पे सीख गए कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 1 है। जब एक बार tan अल्फा की वैल्यू आ चुकी है तो अब हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हम लिखेंगे tan अल्फा बराबर 1। अब एक बात बताओ, tan कब आपको 1 देता है, तो सभी लोग जानते हैं कि जब tan 45 डिग्री यानी कि π/4 होता है तो, यानी कि अल्फा की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है, आपको π/4 जो है मिल चुकी है। लीजिए, आपने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब दूसरा सवाल आप स्वयं यानी कि खुद से करते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखिए भाई, आपका जो रियल पार्ट आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आ रहा है 1, यानी कि वो क्या है, वो आपके पास पॉजिटिव है। और आपका जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास -1, यानी कि वो क्या है, वो आपके पास नेगेटिव है। अब अगर आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में रियल नेगेटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में रियल भी नेगेटिव, इमेजिनरी भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पॉजिटिव, इमेजिनरी नेगेटिव। तो ये वही केस मैच हो रहा है कि रियल पॉजिटिव, इमेजिनरी नेगेटिव, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जैसे ही हमें क्वाड्रेंट मिल चुका है, हम जानते हैं कि हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा, यानी कि हमारा जो थीटा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि आर्गुमेंट होता है -अल्फा। क्या होता है, -अल्फा, यानी कि थीटा की वैल्यू हो चुकी है -π/4। इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, हमने जो है थीटा की वैल्यू निकाल ली, आर्गुमेंट की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास आर्गुमेंट है, अब हमारे पास मॉडुलस है। आपको याद होगा मॉडुलस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि मॉडुलस हमारे पास √2 है।
जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलार फॉर्म होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलार फॉर्म होता है, यानी कि जो z होता है उसका फॉर्मूला होता है r टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, पोलार फॉर्म होता है। r की वैल्यू रख दीजिए, आर्गुमेंट थीटा हम निकाल चुके हैं, चलिए प्लेस कर देते हैं। यानी कि जो z होगा r की जगह हमने यहां पे इनपुट कर दिया √2, थीटा की जगह आप क्या इनपुट करेंगे, थीटा की जगह आप इनपुट करेंगे यहां पे -π/4, यहां पे आप आयोटा को रहने देंगे और यहां पे भी थीटा की जगह आप क्या रख देंगे, आप -π/4 रख देंगे। चाहे तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, अरे वो कॉस की प्रॉपर्टी होती है ना, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं मालूम आपको, मैं लिख देता हूं। कॉस की दो प्रॉपर्टीज होती है बच्चों कि कॉस के अंदर अगर -x डालोगे तो आंसर हमको क्या मिलेगा, आंसर हमको cos x ही मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव चीज खत्म हो जाती है। वहीं पे साइन के अंदर अगर आप -x डालोगे तो माइनस जो है बाहर आ जाता है और आंसर हमको -sin x देता है। ठीक है, तो उस चीज को आप यहां पे लगा दीजिए तो आप बोलेंगे कि ये बाहर तो √2 रहेगा, पर ये जो नेगेटिव है, देखो cos क्या करता है, नेगेटिव को खा जाता है, यानी कि इस नेगेटिव को cos ने क्या कर दिया, खा गया। ठीक है, और यहां पे सुनना, साइन क्या करता है, नेगेटिव को बाहर फेंक देता है, तो ये जो माइनस है ये बाहर आएगा। बाहर कौन बैठा है, प्लस बैठा है, तो प्लस इस माइनस से टकरा के कितना बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहां पे आयोटा रहेगा ही और यहां पे क्या बन जाएगा, sin π/4 जो है बन जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिख दिया। यानी कि हम यहां पे ये समराइज कर सकते हैं कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म चाहिए तो बस हमें उसका क्या करना है, हमें उसका मॉडुलस निकालना है, हमें उसका आर्गुमेंट निकालना है और इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। पोलर फॉर्म हम बड़े ही आसान तरीके से निकाल लेते हैं। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने का मौका चाहिए क्या, चलिए ले लीजिए। पहले सारी चीजों को लिख लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। जब ये हो जाए तो आप इस पेज पे आके इन सारी चीजों को भी नोट डाउन करके क्वेश्चन को खत्म करिए। बहुत ही बढ़िया, चलिए हमने क्वेश्चन निपटा लिया। अभी हमारे पास इसी टाइप के बहुत सारे सवाल हैं जहां पे हमें उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना है। तो थोड़ा सा तेजी से करते हैं जिससे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाए। पहला चौथा सवाल, चौथे सवाल में हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमें गिवन है -1 प्लस आयोटा। जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, -1 को बक्से में आप कर दीजिए बंद, आयोटा को अकेले नहीं छोड़ना है, उसको 1 आयोटा लिखना है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे किससे, a प्लस बी आयोटा से। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है -1, वहीं पे b की वैल्यू आ चुकी है आपके पास +1। यानी कि सीखने को हमें ये मिला कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो है -1 और हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है 1। लीजिए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आ गया। जब एक बार रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आ गया तो आपको जो मॉडुलस लिखना है, मैं स्मॉल r से ही दिखा दूं मॉडुलस को डायरेक्ट, है ना। जो मॉडुलस लिखना है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का क्या करते हैं, उसका आप होल स्क्वायर करते हैं, फिर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का क्या करते हैं, होल स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट निकालते हैं। अब आपके सामने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सब गिवन है। रियल पार्ट आपके पास -1 है तो यहाँ पे -1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आपके पास +1 है तो यहाँ पे +1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। बहुत ही जबरदस्त, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। -1 का होल स्क्वायर हमें मिलेगा +1, 1 का होल स्क्वायर हमें मिलेगा 1, ऐड करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा √2। लीजिए, मॉडुलस तो हमने बड़े ही आसान तरीके से निकाल लिया। अब मॉडुलस निकल गया है तो जरा हम आर्ग्यूमेंट पे बातें कर लेते हैं। अब आर्ग्यूमेंट निकालना है, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है कि भाई आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है तो आप लिखते हैं tan अल्फा, ये पहला स्टेप होता है। ठीक है, आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं tan अल्फा बराबर आप करते हैं इमेजिनरी पार्ट का मॉडुलस निकालते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं उसके रियल पार्ट के मॉडुलस से। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट सब कुछ आपके पास गिवन है। यहां पे अपन कंटिन्यू करते हैं। कितना है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट तो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे जो है हम 1 का मॉडुलस ले लेंगे। कितना है हमारे पास रियल पार्ट, वो हमारे पास -1 है तो यहाँ पे हम -1 का मॉडुलस ले लेंगे। इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है तो हम जानते हैं कि मॉडुलस पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रहने देता है, पर नीचे जो नेगेटिव है वो उसको भी पॉजिटिव में बदल देगा। 1 को 1 से डिवाइड करोगे आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। लो भाई, अल्फा निकल गया। कैसे, तो tan हमें कब 1 देता है, तो सभी जानते हैं कि tan हमें π/4 पे 1 देता है। तो कंपेयर करके हमारे पास
अल्फा की वैल्यू जो है आ चुकी है π/4। लीजिए हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, पर अल्फा हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं है क्योंकि हम जानते हैं हमें क्या करना है। अब हमें स्टेप 2 अप्लाई करना है। स्टेप 2 अप्लाई करने के लिए हम सवाल पूछेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि वो है -1, यानी कि वो क्या है, वो हमारे पास नेगेटिव है। वहीं पे जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या है, वो हमारे पास क्या है भैया, इमेजिनरी पार्ट +1 है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है। अब आप खुद बताइए क्वाड्रेंट के नॉलेज के हिसाब से, पहले क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। ये वही वाला केस है, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको सिखाया था जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है वो एक्चुअली होता है थीटा, और उसको लिखते हैं हम पाई माइनस अल्फा। बहुत ही बढ़िया, हमारे पास पाई तो पाई रहेगा, अल्फा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है π/4, तो यहां पे हम रख देंगे π/4। एलसीएम लेके आपने सॉल्व करना है, तो थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3π/4। लीजिए हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली 3π/4। जब थीटा हमारे पास निकल चुका है बच्चों, हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू तो ऑलरेडी है √2, तो हम पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो सर जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है, आपने हमें उसके लिए फॉर्मूला बताया है कि जो आपका z होगा वो होगा r टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है जहां पे थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, r क्या है, मॉडुलस। तो क्या है आपके पास, r है आपके पास √2, थीटा कितना है जल्दी बताइए, 3π/4 है, तो यहाँ पे cos के अंदर 3π/4 आएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, आयोटा रहेगा, और sin के अंदर भी 3π/4 जो है आपके पास आ जाएगा। और लीजिए आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हो चुका है तैयार। यहां पे आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम प्रोसेस हमने लगाया है जो हमने बाकी क्वेश्चन में किए हैं। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे हमने स्टेप्स फॉलो अप किए, और इसका ले लिया है तो जरा यहां पे आके इन सारी चीजों का भी स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को खत्म करिए। अब बच्चों यहां पे जो अगले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए, और है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, अच्छा 4 और क्वेश्चन है ना। अब ये जो 4 क्वेश्चन है, 5वां, हाँ 6वां, 7वां, 8वां, 3 ही क्वेश्चन बचे। अरे वाह, 5वां करा है अपन ने कि चौथा करा है, चौथा करा है ना। एक 5वां क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूं, क्योंकि यार देखो सेम टू सेम प्रोसीजर लगाना है, क्या ही मैं उस चीज को रिपीट करूं, फालतू की वीडियो लंबी होगी। आप सेम जैसे मैंने मॉडुलस निकाला, जैसे मैंने आर्ग्यूमेंट निकाल लेना, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, यहां पे बस एक चीज मैं हिंट दे देता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और इसका अगर मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता दूं, तो रियल पार्ट है बच्चों -1, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी कितना है, वो भी -1 है। ठीक है, तो उस हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो पहले तो मॉडुलस निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला आप जानते हैं, और आर्ग्यूमेंट जो थीटा होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट आता है अल्फा माइनस पाई। ठीक है, इन बातों को ध्यान रख के अब फिफ्थ क्वेश्चन में आसानी से निकाल लेंगे पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, r टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है आपके पास किसका, वो पोलर फॉर्म का। तो ये अप्लाई कर लीजिएगा, खुद से हो जाएगा सॉल्व। मैं दूसरा क्वेश्चन पिक कर लेता हूं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्वेश्चन से क्या है, मिसिंग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल है, यानी कि -3 है। हम जानते हैं क्योंकि वो प्योरली रियल है, तो हम इमेजिनरी पार्ट को क्या लिख सकते हैं, 0 आयोटा लिख सकते हैं। अब हम इसको कंपेयर करेंगे a प्लस b आयोटा से, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो a की वैल्यू मिलेगी वो -3 मिलेगी, और b की वैल्यू जो मिलेगी हमें 0 मिलेगी। यानी कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो हमें मिलेगा -3, और हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमें मिलेगा 0। बहुत ही बढ़िया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आ गया। अगर फटाफट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को क्योंकि स्मॉल r से दिखाने की आदत है वो हम निकाले, तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का होल स्क्वायर करेंगे, फिर हम हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। चलिए फटाफट होल स्क्वायर वगैरह कर देते हैं। जो आपका रियल पार्ट है वो क्या है, वो आपके पास -3 है, तो यहाँ पे आपने -3 का होल स्क्वायर कर देना है। जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 का आपको होल स्क्वायर कर देना है। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो -3 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको +9 मिलेगा, 0 का होल स्क्वायर 0 मिलेगा, ऐड करोगे तो 9 + 0 आपको √9, और √9 मिलता है आपके पास 3। यानी कि आपने मॉडुलस यहाँ पे निकाल लिया, कितना मॉडुलस आपने निकाल लिया
3 है ना, पॉजिटिव आएगा। अब मॉडुलस निकाल लिया है तो आर्गुमेंट पे भी काम कर ही लेते हैं, यहां पे कर लें अगले पेज में कर लेते हैं। आर्गुमेंट के लिए एक होता है स्टेप 1, स्टेप 1 में आप क्या लिखेंगे, आप लिखते हैं सर tan अल्फा बराबर, अच्छा सुनो, ये फालतू का काम मत करो। क्यों ना करे सर, क्योंकि बच्चों यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, वापस से सुनिएगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है -3, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई करेगा, इसको जरा प्लॉट करिए आर्गेंट प्लेन पे, क्योंकि मैंने आपको तरीके सिखाए कि हर केस में आपको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है। -3 का मतलब है बच्चों, अरे यार लिखने की जगह पूरा मिटा ही दिया मैंने, ये कैसा काम करता हूं मैं। अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों -3 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये आया -1, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, ये आ गया -1, ये आ गया -2 और ये आ गया क्या क्या हद हो चुकी है, और ये आ चुका है अपने पास, वाओ बहुत ही बढ़िया, कहाँ गया पेन, ये आ चुका है अपने पास क्या -3। सुनना, तो यहां पे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, क्योंकि इसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है। मैंने आपको सिखाया था कि यहां पे जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, ये आपके नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस में लाई करता है, याद होगा, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस, और इसको हम बुलाते हैं नेगेटिव साइड, अरे यार क्या हो रहा है ये इसको हम क्या बुलाते हैं, नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस में लाई करेगा तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है, डायरेक्ट लिखेंगे, उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है, कब बताया था मैंने ये, तो मैंने तब बताया था कि जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस लाई करेगा, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस लाई करेगा तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो ये होगा, यानी कि ये पूरा एंगल क्या होता है, पाई होता है। ये मैंने बोला था, याद रख लो, और याद नहीं रहता है तो ऐसे बना के देख लो। अगर वो पॉजिटिव साइड लाई करता था तो मैंने बोला था आर्गुमेंट 0 होता है, अगर वो पॉजिटिव ऑफ इमेजिनरी एक्सिस लाई करता था तो मैंने आर्गुमेंट π/2 बोला था, और फिर मैंने बोला था कि अगर वो नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस लाई करता है तो आर्गुमेंट पाई होता है, और अगर वो नेगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस लाई करता है तो आर्गुमेंट -π/2 होता है, पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो डायरेक्ट हमने आर्गुमेंट निकाल लिया, कितना, पाई, कितनी मेहनत बच गई है ना, आर्गुमेंट निकल गया। अब हमारे पास मॉडुलस ऑलरेडी, यानी कि हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है पाई, हमारे पास मॉडुलस ऑलरेडी है, मॉडुलस हम निकाल के बैठे हैं 3। जब आपके पास मॉडुलस है, आपके पास आर्गुमेंट है, ये चीजें याद रखने लायक होती हैं, बहुत समय बचता है, वरना अभी तुम फॉर्मूला लगाने बैठ जाते, दोनों स्टेप करने बैठ जाते, फालतू का टाइम वेस्ट होता, बचाया ना टाइम। तो मॉडुलस का वो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है कि वो होता है r टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप थीटा की वैल्यूज रख दीजिए, आप r की वैल्यू रख दीजिए, हो गया अपना काम। कितना है अपना r का वैल्यू भैया, अपना r जो है वो है अपने पास 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया, थीटा क्योंकि पाई है तो यहाँ पे मैंने cos के अंदर पाई रख दिया, ये आयोटा आ गया, और यहाँ पे भी थीटा की जगह मैंने पाई रख दिया। लीजिए आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, सॉरी पोलर फॉर्म है तैयार। कितनी मेहनत बच गई अगर ये चीज अपन ध्यान रखते हैं तो, ठीक है। तो मैंने सिखाया था कि यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करे तो आर्ग्यूमेंट 0, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस वाली एक्सिस पे लाई करे तो आर्ग्यूमेंट π/2, अगर यहाँ पे लाई करे तो आर्ग्यूमेंट पाई, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इधर लाई करे तो आर्गुमेंट -π/2। कुछ बेवकूफ 3π/2 लिख देते हैं, तो उन बेवकूफों के लिए ये बात ध्यान रखना है कि -π/2 लेते हैं, 3π/2 नहीं लेते हैं। देख लो दादा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे इतनी साधारण चीज का क्या ही स्क्रीनशॉट लोगे, है ना, ये तो तुम लोगों से यूं ही बन गया होगा, है ना, बन गया था ना, बहुत ही बढ़िया, चलो शाबाश। एक और सवाल है अपने पास, ये सवाल तो और घटिया सवाल है, कर दें क्या, चलो मैं नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या करना है, आप खुद कर लीजिएगा। बच्चों यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो गिवन है √3 प्लस आयोटा, ठीक है। सुनिए, सबसे पहली चीज तो ये, इसका रियल पार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये है √3, और अगर मैं आपको इसका इमेजिनरी पार्ट बता दूं तो ये है आपके पास 1, ठीक है। और अगर आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो आ जाएगा 2। और सुनिए, रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे भैया, आप अल्फा फाइंड करोगे वो तरीके से, जो तरीका अपन ने शेयर किया था। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखिएगा, जो आपका आर्गुमेंट होता है थीटा वो अल्फा के बराबर आ जाता है, जो आर्गुमेंट होता है थीटा वो आपके अल्फा के बराबर आ जाता है। और अगर मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता दूं अल्फा की, तो सुनिएगा, इस केस में जो आपका अल्फा आएगा वो आपके पास आएगा π/6। अल्फा कितना आएगा, π/6। आप चेक कर सकते हैं वही फॉर्मूले से, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट से, तो आपका जो अल्फा आएगा π/6, अल्फा क्या आएगा π/6, पर क्योंकि थीटा और अल्फा सेम है तो थीटा भी कितना हो गया
π/6 भाई आपके पास थीटा आ चुका है, आपके पास मॉडुलस ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे थीटा और अल्फा सेम क्यों हुआ? क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पॉजिटिव है ना दोनों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आर्ग्यूमेंट और आपका अल्फा सेम वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है बातें? चलिए ठीक है, कर लीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत। एक लास्ट क्वेश्चन अपन ये कर देते हैं क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी वाला है, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। तो यहां पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास आयोटा है। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 + 1 आयोटा बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इसके रियल पार्ट की बात करूं, प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0, और अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो बनेगा 1। फटाफट अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस फाइंड करूं तो मॉडुलस क्या बनता है? मॉडुलस बनता है अपने पास, क्या जानते हैं हम, कि अंडर रूट साइन बनता है, और सबसे पहले रियल पार्ट का होल स्क्वायर होता है, फिर इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर होता है, जानते हैं ना हम। तो रियल पार्ट कितना है? 0 है, तो यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर होगा। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर होगा। आप सॉल्व करोगे तो 0 का होल स्क्वायर 0 बनेगा, 1 का होल स्क्वायर 1 बनेगा, ऐड कर दोगे तो अंडर रूट 1 बनेगा, सॉल्व करोगे तो 1 बन जाएगा, मॉडुलस 1 आ गया। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर की खास बात क्या है? वो प्योरली क्या है? रियल, प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी मतलब आयोटा। आयोटा का मतलब समझते हो? अगर आयोटा को मैं आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट करवाना चाहूं तो आयोटा आता है, ये जो 1 होता है ना, एक्चुअली इस एक्सिस को अपन बुलाते हैं इमेजिनरी एक्सिस। कौन सी एक्सिस बुलाते हैं अपन इस एक्सिस को? इस एक्सिस को बुलाते हैं अपन इमेजिनरी एक्सिस। और ये आयोटा छुपा के बैठता है। आयोटा को क्या करता है? छुपा के बैठता है, क्योंकि इमेजिनरी मतलब आयोटा। तो जो वाई एक्सिस होती थी, वर्टिकल एक्सिस होती थी, ये एक्चुअली अपनी इमेजिनरी एक्सिस है जो आयोटा छुपा के बैठा है। तो ये मुझे, अगर मेरा आयोटा मुझे दिखाना है तो एक्चुअली मुझे आयोटा नहीं दिखाना है, मुझे एक्चुअली 1 आयोटा दिखाना है। और उसमें भी आयोटा को कौन छुपा के बैठा है? इमेजिनरी वाला एक्सिस। यानी कि वाई एक्सिस पे जो तुम्हारा 1 वाला पॉइंट है, वाई एक्सिस पे जो तुम्हारा 1 वाला पॉइंट है, वही एक्चुअली आयोटा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैंने अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि भैया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तो कौन सी एक्सिस पे आ गया? इमेजिनरी एक्सिस पे। वो भी कौन से साइड? पॉजिटिव साइड। क्या बोला था मैंने? कि अगर वो पॉजिटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस आ जाए तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाता है? थीटा कितना हो जाता है? π/2 हो जाता है। लो भाई, तुम्हारे पास थीटा आ गया, तुम्हारे पास मॉडुलस आ गया। जब थीटा और मॉडुलस आ चुका है तो पोलर फॉर्म क्या लिखते हो? बाहर r, अंदर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। बस यहां पे r की जगह रख देना तुम 1, चलो रख ही देते हैं। r की जगह तुम रख देना 1 और थीटा की जगह रख देना π/2। तो यहाँ पे cos के अंदर π/2, यहाँ पे sin के अंदर भी π/2। अब तुम्हारी शक्ति श्रद्धा है, ये जो बाहर 1 लिखा है इसको तुम छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यार 1 लिखने का क्या ही मतलब है, मल्टीप्लाई करके तो सेम ही बनेगा ना, तो बाहर वाले 1 को छोड़ देना। तो कितनी बेसिक सी बातें रहती हैं, अगर हम इनको याद रखते हैं तो क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से जो हम सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, तो ये एक्सरसाइज 5.2 जो है बच्चों इतना ही था। और यकीन मानिए आपका चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस के साथ तो यहां पे खत्म होता है। जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट हो सकते थे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के, मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए वीडियोस में कवर कर दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ा जो कि आपके सिलेबस में है और मैंने कवर नहीं किया है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम चैप्टर को क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि 2 चीजें और बचती है इस चैप्टर की। एक बचता है अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक बचता है 1 शॉट रिवीजन। तो अगली वीडियो जो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की 1 शॉट रिवीजन की होगी, जहां पे हम पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। और उसकी अगली वीडियो जो होगी वो बेस्ड होगी आपके इसी चैप्टर के MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। जाते जाते आपको बता देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट तो प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में आप हमसे बहुत अलग अलग तरीकों से जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट www.magnetbrains.com से पढ़ सकते हैं। हर जगह आपको हाई क्वालिटी कोर्सेस मिलेंगे और सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर चीज हम नहीं पढ़ाते, हम इतने सारे कोर्सेस आपके लिए कवर करते हैं। बाकी अगली वीडियो का टारगेट मैंने बता दिया है कि 1 शॉट रिविजन हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पूरा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, सारी चीजें आपको समझ में आई हो, अच्छा जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं आपके लिए, प्लीज आप उनको खुद से सॉल्व करके एनसीईआरटी से सॉल्यूशन जरूर मैच कीजिएगा। अगर ना मिले तो आप मुझे बताइएगा, मैं उनका अलग से सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कुछ अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स, कीप स्टडीइंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स एंड टेक केयर।